हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है और हम ऑलरेडी चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या अलग है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हमको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशंस बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री में एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरीज, ये सब कुछ फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर आपकी पसंदीदा कविताओं में से एक माँ कह एक कहानी के कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों पर चर्चा करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्यारी सी कहानी के पीछे क्या गहरा संदेश छिपा है। तो तैयार हैं आप सब? बहुत अच्छे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हमें ये सोचना है कि आखिर माँ राहुल को यही वाली कहानी क्यों सुना रही हैं, उनका क्या मकसद हो सकता है ना? तो हमारा पहला सवाल है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की ये कहानी क्यों सुनाती हैं? जरा सोचिए तो, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं? आइए अब इसके कुछ संभावित जवाबों को देखते हैं। यहाँ हमारे सामने 4 विकल्प हैं। हमें इनमें से सबसे सही जवाब को चुनना है। ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है कि एक से ज्यादा जवाब भी सही हों। चलिए सबसे पहले इस बात पर सोचते हैं कि क्या माँ राहुल में सही और गलत की समझ पैदा करना चाहती हैं? कहानी में एक ऐसी जगह आती है जहां राहुल को खुद सोचना पड़ता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत। कविता की ये लाइन याद है ना आपको? देखिए, यहां माँ सिर्फ कहानी सुनाकर बात खत्म नहीं कर देती। वो तो राहुल से कहती हैं कि अब तुम खुद फैसला करो और बताओ कि न्याय किसके साथ होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे राहुल की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, अब हम दूसरे संभावित जवाब को देखते हैं। क्या माँ उसे परिवार की विरासत के बारे में बता रही हैं? सोचिए, कहानी में जिस राजा की बात हो रही है, क्या वो कोई अनजान राजा है? नहीं। इस लाइन पर खास ध्यान दीजिए। यहां तात शब्द का मतलब है पिता। तो माँ राहुल को किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने ही पिता सिद्धार्थ की कहानी सुना रही हैं। वो बता रही हैं कि तुम्हारे पिता कितने दयालु थे। और बच्चों, यही तो परिवार की असली विरासत होती है ना? तो बच्चों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सवाल के 2 सही जवाब हैं। माँ कहानी के जरिए राहुल में सही गलत की समझ भी जगा रही हैं और उसे अपने दयालु पिता और परिवार की विरासत के बारे में भी सिखा रही हैं। शाबाश, पहला सवाल तो हमने बहुत अच्छे से हल कर लिया। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो क्या है। हमारा दूसरा सवाल है, कविता में उस बेचारे घायल पक्षी की कहानी क्यों रखी गई है? उस पक्षी के माध्यम से कवि हमें आखिर क्या बताना चाहते हैं? आइए अब इन 4 विकल्पों पर ध्यान देते हैं। हमें ये पता लगाना है कि कहानी में पक्षी को लाने की सबसे मुख्य वजह क्या थी। देखिए बच्चों, कहानी में वो घायल पक्षी बहुत ही जरूरी है। वो सिर्फ एक बेचारा पक्षी नहीं है, बल्कि उसी की वजह से कहानी में असली टकराव या आप कह सकते हैं संघर्ष शुरू होता है। 2 अलग अलग तरह की सोच के बीच लड़ाई शुरू होती है। ये लाइन तो जैसे कहानी का पूरा सार बता देती है। विवाद यानी बहस किस किस में हुई? सदय और निर्दय में। सदय मतलब जिसके मन में दया हो, जैसे राहुल के पिता, और निर्दय मतलब जिसके मन में दया ना हो, जैसे वो शिकारी। तो ये पूरी कहानी ही दया और क्रूरता की लड़ाई है। तो अब बिल्कुल साफ है कि सवाल का सबसे सटीक जवाब है कि घायल पक्षी की कहानी का उपयोग करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने दोनों सवालों को अच्छे से समझ लिया है, तो हम इस कविता की सबसे बड़ी सीख को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आखिर इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें 2 तरह के लोगों के बारे में बताती है। एक है रक्षक, जो जीवन बचाता है, जिसमें दया होती है, और दूसरा है भक्षक, जो जीवन लेता है, जिसमें क्रूरता होती है। और कविता हमें सिखाती है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा और अच्छा होता है। और देखिए, कहानी के अंत में छोटा सा राहुल भी तो यही फैसला सुनाता है। वो कहता है कि न्याय हमेशा दया का साथ देता है, इसलिए जो रक्षक है यानी बचाने वाला है वही सही है और वो पक्षी उसी को मिलना चाहिए। यही असली न्याय है। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि कविता में जो माँ कहानी सुना रही हैं, जो बेटा कहानी सुन रहा है और कहानी में जिनका जिक्र हो रहा है यानी कि पिता, ये तीनों हैं कौन? चलिए पता लगाते हैं। ये तो एक मजेदार पहेली जैसा है ना? हमारे पास 3 पात्र हैं और उनके 3 परिचय। तो चलिए मिलकर इनका सही मिलान करते हैं, देखते हैं कि कौन क्या है। तो देखिए, एक तरफ तो हैं कविता के पात्र बेटा, माँ और तात, जिसका मतलब होता है पिता, और दूसरी तरफ उनके असली नाम और पहचान दी गई है। तो अब हमारा काम है एक एक करके इन्हें सही जगह से मिलाना। तो सबसे पहले वो बेटा कौन है जो अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है? वो है राहुल, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र।
अच्छा, तो फिर वो माँ कौन है जो इतने प्यार से कहानी सुना रही हैं? वो हैं राजकुमारी यशोधरा, राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी। और आखिर में कहानी के हीरो, वो पिता जिन्हें तात कहा गया है, जिन्होंने उस हंस को बचाया था, वो कौन हैं? वो हैं राजकुमार सिद्धार्थ। जी हाँ, वही सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में जाने गए। तो देखा, ये कविता असल में एक बहुत ही खास परिवार की कहानी है, एक ऐतिहासिक, एक राजसी परिवार की। चलिए, अब जब हम पात्रों को जान गए हैं तो कहानी के और गहरे मतलब को भी समझते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश छिपा हुआ है। चलिए उन्हें समझते हैं। ये वो शब्द हैं जो छोटा सा बालक राहुल तब कहता है जब उसकी माँ उससे पूछती है कि न्याय क्या है। जरा सोचिए, एक बच्चा न्याय के बारे में क्या सोचता है। आइए इन बहुत ही दमदार पंक्तियों का मतलब जानते हैं। तो पहली लाइन है, कोई निरपराध को मारे। मतलब बात एक ऐसी सिचुएशन से शुरू होती है जहां कोई किसी बेगुनाह को, किसी निर्दोष को मार रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कहानी में शिकारी ने हंस को तीर मारा था। और फिर अगली लाइन में राहुल एक सवाल पूछता है, तो क्यों अन्य उसे न उभारें? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई किसी बेकसूर को सता रहा है तो क्या ये हम सबका फर्ज नहीं बनता कि हम आगे बढ़कर उसे बचाएं? अब अगली लाइन में दो तरह के लोगों की बात होती है। एक है भक्षक, यानी वो जो नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि शिकारी। और दूसरा है रक्षक, यानी वो जो बचाता है, जैसे कि सिद्धार्थ। और यहीं पर राहुल की समझ देखने लायक है। वो कहता है, रक्षक पर भक्षक को वारे। इसका मतलब यह है कि असली न्याय हमेशा बचाने वाले के साथ खड़ा होता है, मारने वाले के साथ नहीं। क्योंकि किसी की जान बचाने का हक जान लेने के हक से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी बात की सबसे जरूरी और दिल को छू लेने वाली लाइन पर। वो कहते हैं, न्याय दया का दानी। वाह, क्या बात है! ये लाइन ही पूरी कविता का सार है। इसका मतलब है कि असली न्याय सिर्फ किताबी नियमों से नहीं चलता। असली न्याय तो दया से, करुणा से पैदा होता है। वो न्याय जो हमेशा रहम करना जानता है और हमेशा बेगुनाह का साथ देता है। तो फिर इन खूबसूरत और गहरी बातों से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं हमें? चलिए एक नजर डालते हैं। कविता की कुछ बहुत ही खास पंक्तियों पर चर्चा करेंगे और उनका मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली पंक्तियों को लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पंक्तियां हैं, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। सोचिए जरा, क्या मतलब हो सकता है इनका? चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में राहुल एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर कोई किसी बेगुनाह को, किसी निरपराध को मार रहा है तो क्या बाकियों को चुपचाप देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों को उसे बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और जो रक्षा करने वाला है उसे हमेशा मारने वाले से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि असली न्याय तो वही है जिसमें दया हो। अब आप सब इस अर्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो संक्षेप में ये पंक्तियां हमें क्या सिखाती हैं? ये पंक्तियां हमें करुणा और न्याय का महत्व बताती हैं। मतलब दूसरों के लिए दया का भाव रखना और सही गलत का फैसला करना, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि पहली पंक्तियों का अर्थ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो अब इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अच्छा, तो इन पंक्तियों का मतलब है कि एक दयालु व्यक्ति यानी पिता और एक निर्दयी व्यक्ति यानी शिकारी के बीच में एक बहस छिड़ गई, एक विवाद हो गया। और विवाद क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। और जब दोनों अपनी बात पर अड़े रहे तो क्या हुआ? बात पहुंच गई न्यायालय में। वहां सभी ने पूरी कहानी सुनी और उसे समझा। ये पंक्तियां हमें न्याय की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं कि कैसे किसी विवाद को सुलझाया जाता है। चलिए अब इस अर्थ को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों का अर्थ समझा। आप सब इन अर्थों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और इन्हें याद भी करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। बाय।